नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जो समसामयिक मुद्दे का जो चर्चा का विषय है, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो न्यायपालिका की अवमानना से संबंधित मुद्दा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो विभिन्न एक वकील हैं हमारे प्रशांत भूषण साहब, उनको न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी करार दिया है। और उससे एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है कि क्या ये न्यायालय की अवमानना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 19 का कहीं कुछ हद तक उसका हनन तो नहीं है। तो इस संदर्भ में आज हम लोग पूरे मामले को विश्लेषित करेंगे और इस समझेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय ने प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया है न्यायालय की अवमानना मामले में। तो आज मतलब देखेंगे कि ये अवमानना का संवैधानिक प्रावधान क्या है, वैधानिक प्रावधान क्या है, इस पर क्यों कार्रवाई की गई है ना। और जो एक बहस चल रही है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, तो कहाँ किस हद तक ये जायज़ है, किस हद तक ये उचित है और क्या अन्य देशों में यानी कि अन्य लोकतांत्रिक विकसित देशों में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। तो आज हम लोग देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने प्रख्यात अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी ठहराया है ना। और प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधीश है ना बोबडे साहब और पूर्व के 4 न्यायाधीश जिसमें रंजन गोगोई साहब आते हैं, आपको दीपक मिश्रा साहब आते हैं, ये लोग जो पिछले 4 न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशों को लेकर सोशल मीडिया पर 2 ट्वीट किया था। और न्यायालय ने उस ट्वीट में उनका न्यायालय को लगा कि ये न्यायालय की आपराधिक अवमानना है ना। न्यायालय की आपराधिक, देखिए अवमानना भी 2 प्रकार की, एक सिविल और एक आपराधिक, इसको मैं आगे बताऊंगा आप लोग को, लेकिन इसे न्यायालय ने आपराधिक अवमानना की श्रेणी में रखा। और जो प्रशांत भूषण साहब ने 27 जून के अपने पहले ट्वीट में निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे की एक तस्वीर जारी की जिस पर बोबडे साहब एक महंगी मोटरसाइकिल पर सवार दिख रहे हैं और उस पर उन्होंने ट्वीट किया। और दूसरी ट्वीट उन्होंने की कि पिछले 4 प्रधान न्यायाधीशों यानी मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकलापों को लेकर टिप्पणी की, आपत्तिजनक टिप्पणी की है ना। तो इन टिप्पणी के जो टिप्पणियां की गई उसमें उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत इसको उसको उल्लंघन बताया कि यह न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 का उल्लंघन है। और इसके तहत जो मामला चला तो उसमें प्रशांत भूषण को दोषी यानी कि उनका दोष सिद्ध हुआ है ना, उन्हें दोषी ठहराया गया। अब देखिए इस मामले में अगर कोई व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है तो उसे 6 महीने तक का कारावास तथा 2000 तक का आर्थिक जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है ना। तो उच्चतम न्यायालय ने प्रशांत भूषण को एक मौका दिया कि आप माफ़ी मांग लीजिए और माफ़ी मांग करके उच्चतम न्यायालय उन्हें माफ़ कर देगा। और इसके लिए उसे 24 अगस्त तक का मौका दिया गया, उन्हें 24 अगस्त तक का मौका दिया है कि आप माफ़ी मांग लीजिए। और माफ़ी मांगने के बाद अब देखिए यहाँ पे प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से पूर्णतः इनकार कर दिया और उन्होंने इसका कारण बताया कि उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है ना। तो इसीलिए आज महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में कि क्या न्यायिक अवमानना और अभिव्यक्ति की आज़ादी एक दूसरे का विरोधाभासी है। क्या व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 का कानून उसको बाधित करता है ना। तो इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि प्रशांत भूषण के जो उनके दोष सिद्ध होने के बाद जो उनकी सजा देने का जो निर्णय था उसको उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व सुरक्षित रख लिया। और देखिए इस मामले की सुनवाई कर रहे 3 सदस्यीय पीठ का जो अध्यक्ष है अरुण मिश्रा साहब, जो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी हैं, वो 2 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। ये भी एक पहलू है कि वो 2 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और उनके रिटायरमेंट से पहले ऐसा माना जा रहा है कि वो अपना निर्णय दे देंगे। देखिए एक और मामला है जो कि 2009 का मामला है। और 2009 का मामला उस समय तरुण तेजपाल और प्रशांत भूषण के संदर्भ में भी एक मामला बना था जिसमें न्यायालय की अवमानना की मामला थी है ना। तो उस पर भी एक केस किया गया है और उस केस की सुनवाई ये पीठ नहीं करेगी, दूसरी पीठ करेगी, क्योंकि अरुण मिश्रा साहब 2 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और उसकी सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में इसके लिए क्या उल्लेख किया गया है, इसको हम लोग पहले समझेंगे, फिर वैधानिक जो विधि बनाया गया संसद के द्वारा उसको हम लोग समझेंगे, है ना। तो संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 129 आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने का शक्ति प्रदान किया गया है। और साथ ही उसके साथ अनुच्छेद 142 न्यायालय की अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जांच करने और उसे दंडित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को दिया गया है ना। तो 129 के साथ 142 भी महत्वपूर्ण, जिसमें जांच करने और दंडित व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। देखिए साथ ही हम लोग देखना है हम लोग को कि ऐसी शक्तियां उच्च न्यायालय को भी दिया गया है। उच्च न्यायालय को भी आर्टिकल 215 यानी अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को भी स्वयं के अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार दिया गया है। तो 129 में उच्चतम न्यायालय को और 215 में उच्च न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वैधानिक प्रावधान क्या है। वैधानिक प्रावधान है ना, तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारियों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है। यानी कि उस न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाना है, या उस न्यायालय में जो भी पदाधिकारी अधिकारी चाहे न्यायाधीश हो, तो न्यायाधीश ही वहां काम कर रहे हैं, तो उनके प्रति अनादर प्रदर्शित करना, यानी उनके रिस्पेक्ट का हार्म करना है, उनको अनादर उनका करना है। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इस अधिनियम का उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और महत्व को बनाए रखना है, न्यायपालिका की गरिमा और महत्व को बनाए रखना है, और अवमानना मामले में मिली अधिकार न्यायाधीशों को भय, पक्षपात या किसी पूर्वाग्रह के बिना कर्तव्य के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। तो इसका उद्देश्य है कि जो न्यायाधीशों को एक सुरक्षा कवच दिया गया है अवमानना के मामले में, इससे न्यायाधीश किसी प्रकार के भय या पक्षपात या किसी पूर्वाग्रह के बिना कोई भी काम एकदम निष्पक्षतापूर्वक कर सकते हैं, निष्पक्षतापूर्वक वो कर सकते हैं, है ना। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में अपने निर्णय में यह स्पष्ट कर चुका है कि संविधान का अनुच्छेद 129 और 215 के तहत मिले उसके अधिकारों में विधायिका किसी पर एक कटौती नहीं कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 129 और 215 में जो भी उसको अधिकार दिया गया है उसमें किसी प्रकार का कटौती संसद नहीं कर सकती, यानी विधायिका नहीं कर सकती है, वो उनका एकदम कंप्लीट अधिकार है। ठीक है, अब देखिए न्यायालय का अवमानना अधिनियम 1971 को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए प्रशांत भूषण को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया गया है, तो न्यायालय के अवमानना मामले को 2 भागों में बांटा गया है, एक है सिविल और दूसरा आपराधिक, है ना। 2 भागों में उसको बांटा गया है। सिविल अवमानना के तहत न्यायालय के किसी न्यायालय कोई निर्णय देता है, कोई डिक्री देता है, कोई आदेश देता है, कोई एडिक्ट अथवा अन्य किसी प्रकार की मामलों में जानबूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन से, यानी कि जो सिविल मामला हो कि न्यायालय कोई आदेश या डिक्री या रिट को नहीं मानना या उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना है। और आपराधिक अवमानना की श्रेणी में के तहत न्यायालय से जुड़े किसी ऐसे बात के प्रकाशन से है, यानी जो न्यायपालिका से जुड़ी हुई है और उसका प्रकाशन जो कि लिखित, मौखिक, चिन्हित, चित्रित या किसी अन्य तरीके से न्यायालय का अवमानना करती है ना, कि कोई न्यायालय से जुड़े कोई मामला है, न्यायालय के व्यवस्था के संबंध कोई मामला है और उसको आप उसका प्रकाशित करते हैं सार्वजनिक रूप से, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, चिन्हित रूप से, चित्रित रूप से आप अगर प्रकाशित करते हैं तो आप आपराधिक मामले का दोषी माने जाएंगे। तो प्रशांत भूषण साहब पर यही आपराधिक अवमानना का दोष लगाया गया, उस पर केस चला और वो उनको दोषी सिद्ध किया गया। ठीक है ना। हालांकि किसी मामले में निर्दोष साबित होने पर, कोई मामले में कोई आरोपी निर्दोष साबित होता है तो उस पर कोई टिप्पणी करता है, न्यायिक कृत्यों की निष्पक्ष एवं उचित आलोचना
अगर कोई न्यायपालिका कोई काम करती है और उसका कोई आप पक्षपात से रहित यानी निष्पक्ष होकर कोई उचित आलोचना करते हैं एवं न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष पर टिप्पणी करते हैं, यानी कि जो न्यायालय का प्रशासनिक पहलू होता है उस पर अगर आपकी टिप्पणी करते हैं तो वो अवमानना क्या श्रेणी में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि अवमानना के श्रेणी में क्या क्या आता है, ठीक है। अब देखिए, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए सजा देने का अधिकार है। और यह सजा, पहले ही मैंने बताया कि यह सजा 6 महीने के साधारण कारावास या 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 129 और 215 में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका इस शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, दोनों में, अनुच्छेद 129 और 215 में, है ना। और इस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के कारण है जो ये अधिकार जो दिया गया है, उसी आधार पर न्यायालय को अपने अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार प्राप्त है ना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक उन्हें किसी कानून या किसी दूसरे फैसले द्वारा खारिज न कर दिया गया जाए। यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का तात्पर्य यह है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी मामले में कोई अगर निर्णय करता है तो वो निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि न्यायपालिका स्वयं कोई दूसरा निर्णय न दे दे। जैसे अभी हाल ही में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया, 2015 के फैसले को उन्होंने पलट दिया, है ना। तो स्पष्ट कोई अपने ही फैसले को न्यायपालिका बदल ना दे या विधायिका कोई नियम या कानून के द्वारा न्यायपालिका के निर्णय को पलट न दे, है ना। तो इस तब तक ये उनके निर्णय को लागू रहेगा। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का पहला पहलू है। साथ ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दूसरा पहलू ये भी है कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय नीचे के न्यायालयों में, नीचे यानी कि मतलब सुप्रीम कोर्ट देता है निर्णय तो हाई कोर्ट और नीचे के अधीनस्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आदि में अधीनस्थ न्यायालयों में एक उदाहरण के रूप में, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, एक उदाहरण के रूप में उसको उदाहरण के रूप में पेश किया जाएगा, है ना। तो ये भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का ही एक पक्ष है, ठीक है। देखिए, वर्ष 1991 में 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश जारी किया था कि वह खुद की ही नहीं बल्कि पूरे देश के अन्य न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की अवमानना के मामले में किसी को दंडित करने की शक्ति रखता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी न्यायिक सक्रियता यहाँ दिखाई और उसने कहा कि सिर्फ मैं अपने अवमानना के मामले को ही नहीं देखूंगा, अगर पूरे भारतवर्ष में जितने न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, जिला जज हैं, अधीनस्थ न्यायालय है, जिला कोर्ट है ना, इसके अलावा जितने ट्रिब्यूनल्स हैं, न्यायाधिकरण, अगर उसका भी अगर कोई अवमानना होता है तो उन मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट को देखने का अधिकार है और उस पर दंडित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम लोग का मुद्दा है कि जो अभिव्यक्ति का अधिकार है ना, अब यहाँ पे अभिव्यक्ति का अधिकार कहाँ तक बाधित होता है। जो न्यायालय को अधिकार दिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत, तो वो कहीं ना कहीं किसी की अभिव्यक्ति को रोकता है। जैसे प्रशांत भूषण के मामले में हम लोग देख रहे हैं कि प्रशांत भूषण ने कुछ टिप्पणी की, कुछ ट्वीट किया, उसको न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उस पर केस किया गया और उनको अब सजा सुनाने की बारी आई, है ना। तो यहाँ जो ये किस हद तक ये बहुत आज के पूरे भारत में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये जो मामला उठा, इसमें कहाँ तक अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने या अभिव्यक्ति की आज़ादी को कम करने का प्रयास है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रत्येक भारतीय नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। परंतु न्यायालय का अवमानना अधिनियम 1971 अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाता है ना। और ये हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कई विकसित देश हैं, कई विकसित लोकतांत्रिक, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, अन्य कई देश है, कनाडा है, डेनमार्क है, वहाँ
न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानून अप्रचलित है। न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानून यानी कि वहां अब प्रचलन में नहीं है, वो लगभग समाप्त प्राय है। इंग्लैंड में अंतिम कानून 1930 में आया था, है ना। तो ऐसा उन कानूनों को वहां लगभग समाप्त कर दिया गया है। और आलोचकों का कहना है कि इस कानून का उपयोग न्यायालय अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति को दबाने के लिए कर सकता है ना। यानी कि न्यायालय का अगर कोई, देखिए कोई भी संस्था है, किसी से कोई गलती हो सकती है, या कोई संस्था सही अनुरूप अगर सही तरीके से काम नहीं करता है तो उसको, उस पर नागरिक को हक है कि वो उस पर अपनी टिप्पणी, अपने विचार व्यक्त कर सके। लेकिन ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है, 1971 का जो अधिनियम है, ये आपको रोकता है कि आप न्यायालय के संदर्भ में कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा बन चुका है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और इस मामले में कहीं ना कहीं न्यायपालिका बैकफुट पे है। इसको समझना पड़ेगा कि न्यायपालिका बैकफुट पे, क्योंकि अगर प्रशांत भूषण को इतना मौका दिया जा रहा है माफी मांगने के लिए, सरकार आगे बढ़कर, सरकार के जो हमारे अटॉर्नी जनरल है वेणुगोपाल साहब, वो आगे बढ़ करके माफ करने का आग्रह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य ये है कि देखिए, अगर इनको पनिशमेंट मिलता है तो भी न्यायपालिका की ही हार होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला हो गया है। और पनिशमेंट नहीं मिलता है, अगर न्यायपालिका उसे छोड़ देती है तो इतना कुछ करने की क्या आवश्यकता था, तो ये भी न्यायपालिका उपहास का पात्र बनेगा। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा उभर के सामने आ रहा है कि ऐसे मामलों में काफी संतुलन के साथ आगे बढ़ा जाए। और साथ ही देखिए, भारत में भी इस संदर्भ में कुछ प्रयास किए गए हैं, और न्यायपालिका ने स्वयं वर्ष 2006 में अवमानना अधिनियम में धारा 13 में संशोधित किया है। न्यायपालिका ने, है ना, न्यायपालिका का अवमानना धारा 13 में संशोधित करते हुए सत्य की रक्षा को शामिल किया गया है। सत्य की रक्षा यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर लगाया जाएगा तो सत्य की रक्षा के लिए लगाया जाएगा। ये शब्द को, यह वाक्य को जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो ये भारत की तरफ से भी सुधार हो रहा है। देखिए भारत का स्थिति, देखिए भारत में जो सरकार का जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के रूप में हम देखते हैं सरकार का, तो हम देखते हैं कई मामलों में न्यायपालिका ने विधायिका और कार्यपालिका को संतुलित किया है। कई उनके कार्य सराहनीय हैं। तो यहां इससे रोका नहीं जा सकता। अगर भारत में लोकतंत्र भारत में बचा हुआ है तो न्यायपालिका रूपी स्तंभ बहुत मजबूती से खड़ा है, इसका हम लोग नकार नहीं सकते हैं इस सच्चाई से। लेकिन एक दूसरा पहलू यह भी है कि न्यायिक सक्रियता के कारण बहुत से मामले में न्यायपालिका अति सक्रिय होकर अपनी भूमिका को निभा रहा है ना। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस जो कानून है, जो ये कानून है ना, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का जो अधिनियम है, उस पर बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि न्यायपालिका की गरिमा को, देखिए भारत में न्यायपालिका की अभी भी बहुत गरिमा है, तो उस गरिमा को सुनिश्चित करते हुए, यानी कि उसकी रक्षा करते हुए, उसके गरिमा के क्षय किए बिना अभिव्यक्ति की आज़ादी को ही बरकरार रखा जाए। यानी कि आर्टिकल 19 में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो जो सत्य की से संबंधित मामलों में, जैसे यहाँ पे न्यायपालिका ने खुद कहा था, न्यायपालिका ने खुद अपने आप को कहा है कि सत्य के रक्षा हेतु हम लोग ये इस कानून का उपयोग करेंगे। तो यहाँ बहुत जो महत्वपूर्ण जो मामला, जहाँ न्यायपालिका का प्रत्यक्ष रूप से आलोचना हो रही है, या न्यायपालिका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ में कोई न्यायपालिका का आलोचना कर रहा है, उसका अवमानना कर रहा है, तो वहाँ इस कानून का उपयोग किया जाना चाहिए। और साथ ही न्यायपालिका को भी इस कानून को इम्प्लीमेंट करते समय या किसी के ऊपर केस करते समय सावधानी रखनी चाहिए, ताकि ये मामला उसके विरुद्ध न चला जाए और उसके गरिमा का क्षय न हो इससे। तो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आज का जो इशू है, आज का जो टॉपिक है, इसमें हमको बहुत संतुलित तरीके से दोनों पक्ष को, यानी कोई भी नागरिक है वो न्यायपालिका को एक उसकी गरिमा को बनाए रखे, उस पर टिप्पणी करते समय सोचे कि क्या न्यायपालिका अगर टिप्पणी करे भी तो बहुत सावधानी पूर्वक करे और उसकी गरिमा का ख्याल करते हुए करे। और दूसरे कि न्यायपालिका को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई नागरिक न्यायपालिका के विरुद्ध कोई अगर आलोचना करता है तो उस आलोचना को सकारात्मक रूप में ले, और अपने में अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार करने का कोशिश करे, ताकि देश में जो प्रजातंत्र
क्या स्थापना अच्छे तरीके से हो सके और सरकार के तीनों अंग व्यवस्थित तरीके से एक मजबूती के साथ देश के विकास में आगे बढ़े। तो आज का जो विश्लेषण को हम यही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।